नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। चलिए 18 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। देखिए आज का सुविचार है, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी लाइन है ये, और ये एकदम परफेक्ट लाइन है, क्योंकि बताया जाता है कि दूध में जितना चीनी डालोगे वो उतना ही मीठा होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए, दूध हो या पानी हो, उसमें जितना चीनी डालोगे वो उतना ही मीठा होता है। कम चीनी डालने से चाय भी थोड़ी फीकी लगती है। तो ऐसे में हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमने कितना अधिक संघर्ष किया, कितने अधिक परिश्रम किया, और जितना शानदार, जानदार और जोरदार आपकी संघर्ष होगी, जीत भी उतनी शानदार होगी। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण हम एमसी मैरी कॉम से ले सकते हैं, क्योंकि मैरी कॉम की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है। उनके शुरुआती जीवन काफ़ी ज़्यादा संघर्षफुल रहे हैं, और आज वो इंडिया की सबसे बड़ी एक तरीके से देखा जाए तो बॉक्सर्स हैं। उन्होंने मेडल्स दिलाए हैं, कई सारे लगातार गोल्ड मेडल उन्होंने भारत को दिलाए हैं। तो इस तरीके से उनकी अचीवमेंट एक ग्रेट अचीवमेंट है, शानदार जीत है। तो आपको भी अगर अपने लाइफ में शानदार जीत हासिल करनी है, अचीवमेंट करना है, तो संघर्ष से बिल्कुल नहीं घबराना है। चाहे आपको सुबह जगना पड़े, रात में जग करके पढ़ाई करनी पड़े, आपको निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। सुबह के 6 बज रहे हैं और आप अभी तक नहीं जगे हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा और पहले जगने की ज़रूरत है, क्योंकि सुबह 6 बजे तक तो इंसान नॉर्मली जगता है। अगर आपको कठिन परिश्रम करना है तो सुबह के 4 बजे ही जगना होता है, और तब जाकर के आप चीज़ों को एक मेथड तरीके से कर सकते हो। आप एक सीक्वेंस वाइज तरीके से कर सकते हो, क्योंकि सुबह 4 बजे जगने से आप दिन के पूरे 2 घंटे बचा लेते हो, अगर रोजाना सुबह 6 बजे जगते हो तो भी। ठीक है, तो हालांकि अगर आप अभी तक जग गए हैं तो डेफिनेटली आप वीडियो कंटिन्यू करिए, और आगे चलते हैं आज के सवालों पे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पे मुझे फॉलो करिए, साथ में मेरे टेलीग्राम पेज को भी आप यहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद यानी कि इंडियन ओशन डायलॉग की मेज़बानी की है। तो देखिए यहाँ पर भारत जो है 8वें हिंद महासागर संवाद की मेज़बानी की है। इस तरीके से इसका लोगो बन करके आता है, इट्स इंडियन ओशन डायलॉग हेल्ड। अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए मैं बता दूं कि भारत में विदेश मंत्रालय ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की। इस वर्ष के संस्करण की जो थीम थी, आप उसे जरूर याद रखें, थोड़ा सा लंबा है बट ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पिछली बार जब आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें कई सारे करंट अफेयर्स के टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसे में ये क्वेश्चन आना लाजमी हो सकता है। तो देखिए ये थीम थी लिवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन। ठीक है, इसके साथ में मेंबर स्टेट्स। तो ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी एक थीम है इसकी, है ना। यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, विकास में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। अब आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या और मायने होते हैं और क्या होता है इंडियन ओशन डायलॉग, जिसे हम आईओडी के नाम से जानते हैं। तो देखिए आईओडी जो है वो एक इंडियन ओशन डायलॉग है, जो कि एक इनिशिएटिव्स है ना। किसका इनिशिएटिव है, तो इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन का, विथ इट्स ओरिजिन इन द 13th काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन नवंबर 2013 पर्थ। तो 13 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया में एक मीटिंग हुआ था। उस टाइम पे इस आईओडी की शुरुआत की बात कही गई थी। आपको बता दें कि दुनिया भर में कुल लगभग 23 ऐसे नेशंस हैं, आपको कंट्रीज हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो भी आप कंट्रीज देख रहे हैं, पूरी तरीके से जो ग्रीन है, डार्क ग्रीन में है, वो इसके परमानेंट मेंबर्स कंट्रीज हैं। ठीक है, जो कि इंडियन ओशन के साथ जुड़े हुए। देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, इंडियन ओशन है। ठीक है, और इस इंडियन ओशन के साथ में जिन भी कंट्रीज का अपना कोस्टल एरिया शेयर होता है, ये सब इसमें इंक्लूडेड हैं। ये सभी 23 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो लाइट ग्रीन में आप देख रहे हो, ये सारे नेशंस इसके ऑब्जर्विंग स्टेटस
में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन नेशंस के बारे में जान गए। आपको बता दूं कि हेडक्वार्टर इसका एबन मॉरिशस में है, वर्किंग लैंग्वेज इसका इंग्लिश है, इंटरनेशनल इंटर ये ऑर्गेनाइजेशन है, कुल 23 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। लीडर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल जो है वो डॉक्टर गैटोट हरी गुनवान है, एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल है यहाँ के। चेयरपर्सन की बात करें तो यूनाइटेड अमीरात यहाँ पे चेयरपर्सन है, यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन यहाँ कहाँ के, बांग्लादेश के हैं, ठीक है। इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो थी 6 मार्च 1997 में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के तहत किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और इसमें मैंने काफी दुबई से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, तो डेफिनेटली आप इसे देखिए। देखिए क्या पूछा गया कि कौन सा शहर पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। तो देखिए दुबई नए नए कारनामों करने के लिए जाना जाता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के लिए जाना जाता है, और जो भी टूरिज्म हो उसके अंदर किस तरीके से मॉडिफिकेशन किया जाए और कितना एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जाए, ये इसके लिए दुबई दुनिया भर में शुमार है। तो देखिए दुबई ने एक और शुमार यहाँ पे हासिल कर लिया है, और ये पूरा का पूरा शहर जो है वो पेपरलेस हो गया है। आपको बता दूं कि दुबई पूरी तरीके से पेपरलेस होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। दुबई पेपरलेस स्ट्रेटजी को 5 चरणों में लागू किया गया था, जिसमें 1800 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए अमीरात में सभी 45 सरकारी संस्थाओं में रणनीति पूर्वक इसे लागू कर दिया गया है। आइए देखते हैं दुबई की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि दुबई एशिया में ही एग्जिस्ट करता है, और ये है अपना प्यारा भारत। और प्यारे भारत से जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तो अरबियन सी के साथ साथ यहाँ पर आप जब पारस की खाड़ी में इंटर करते हैं, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ में, तो यहाँ पर ही आपको मिलता है दुबई, ठीक है, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का एक सिटी है ये, ठीक है। चलिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा व्यू लोकेशन। इसकी अदर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, ओमान आदि जो अरबियन कंट्रीज है उनके बीच में एक कंट्रीज और है जिसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। और इसी यूनाइटेड एमिरेट का जो कि 7 एमिरेटों में से एक एमिरेट है दुबई, ठीक है, जो कि यहाँ पर लोकेट करता है पर्शियन गल्फ के पास में। चलिए आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स जो कि दुबई से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट रोचक तथ्यों को जिसे आपको जानना चाहिए। तो देखिए यहाँ बता दूं कि दुबई का विकास जो है 1960 के बाद में तब प्रारंभ हुआ जब यहाँ तेल की खोज हुई थी। उसके पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा इलाका बंजर था, एक तरीके से देखा जाए तो बैरन लैंड था, और मात्र 50 वर्षों में इसने उतनी उन्नति की जितनी की आज विश्व के शानदार शहरों में इसकी गिनती होती है। आपको पता होना चाहिए कि दुबई के मूल निवासियों को ही अमीरात बोला जाता है। ये दुबई की जनसंख्या का कुल 15% ही है, बाकी जो आबादी है वो विभिन्न देशों से है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस और भारत के लोग शामिल हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुबई की जो आबादी है 28 लाख है, और यहाँ पर 43.4% लोग भारतीय मूल के ही हैं, मतलब कि भारत का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे काफी ज्यादा है। आगे बात करते हैं, दुबई संयुक्त अरब अमीरात के उन 2 अमीरातों में से शामिल है जिसे देश की विधायिका अनुसार राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर वीटो पावर प्राप्त है, ठीक है। दुबई के अतिरिक्त यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि अबू धाबी जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात का ही एक अमीरात है, उसे भी यहाँ पर वीटो पावर मिला हुआ है। आगे देखते हैं, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक है, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। यहाँ पर 0% क्राइम रेट है, क्योंकि यहाँ पर शरिया कानून लागू है, जो कि सबसे ज्यादा कठोर कानून होता है। आगे बात करें कुछ यहाँ पर 7 नंबर फैक्ट्स की, जिसमें बताया गया कि लोगों को गलत फहमी होती है कि दुबई की जो अर्थव्यवस्था है वो तेल के उत्पादन से है, जबकि ऐसा नहीं है। तेल से तो इसने अपने आप को डेवलप किया, पैसे कमाए, बट अब जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो यहाँ के टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है।
तेल का योगदान सिर्फ यहाँ का 6% ही है, जबकि यहाँ पर टूरिज्म से सबसे ज्यादा बिजनेस होता है। रियल एस्टेट भी यहाँ का सबसे ज्यादा एक रेवेन्यू कलेक्ट करता है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में यहाँ के लिए तेल का प्रोडक्शन काफी ज्यादा मायने रखता था, क्योंकि इसके अलावा और कुछ चीजें यहाँ पे नहीं थी, लेकिन दिन प्रतिदिन इसने अपने आप को एक फ्यूचर प्लानिंग किया। और क्योंकि तेल जो होता है वो एक तरीके से लिमिटेड होता है, वो खत्म हो सकता है, और इस वजह से इसने अपना एक फ्यूचर प्लानिंग कर ली है। चलिए 8वां नंबर फैक्ट देखते हैं, जिसमें बताया गया कि दुबई में किसी प्रकार की कर प्रणाली यानी टैक्सेशन सिस्टम नहीं है। किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, इसीलिए लोग यहाँ पर जाते हैं कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए। 9वां नंबर फैक्ट देखते हैं। आज मैंने कुल 10 फैक्ट बताए हैं आपको इसमें, कि दुनिया में सबसे महंगे शहरों में दुबई 22वें स्थान पर आता है। आपको पता होना चाहिए कि दुबई में एड्रेस सिस्टम नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ पिन कोड होता है, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं है कि आप किसी पिन कोड के अकॉर्डिंग किसी भी जगह पे जाएं, बल्कि यहाँ पर किसी स्थान पर पहुंचना हो तो उसके करीब स्थित बिल्डिंग के नाम से वहां का पहचान किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक तरीके से देखा जाए तो फैक्ट्स है दुबई के लेकर के। आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर इसमें पूछा गया कि कैबिनेट ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून सहायता पर एक संधि को मंजूरी दी है। तो देखिए ये है पोलैंड के साथ भारत सरकार ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक मंजूरी दे दी है। पोलैंड जो है एक यूरोपियन कंट्री है, आपको पता होना चाहिए, और इसकी जो कैपिटल है वर्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पर बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों की पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत पोलैंड संधि को मंजूरी दे दी है। अच्छा, इससे होगा क्या, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, और ये पारस्परिक सहायता कानून होता क्या है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो देखिए इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसे MLAT के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए देशों के बीच द्विपक्षीय संधियां हैं। ठीक है, यानी एक देश दूसरे देश के साथ ये अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस समझौते के हस्ताक्षर करने वाले देशों के बीच आपराधिक और संबंधित मामलों में साक्ष्य एवं सूचनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर ये है कि अगर कोई ऐसा इंटरनेशनल क्रिमिनल है जो पोलैंड में रहता है और भारत को उससे कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर उससे कुछ पूछताछ करनी है, तो डेफिनेटली भारत के साथ वो अपने उस जो टेररिस्ट है या फिर कोई भी ऐसा प्रमुख है जिसके बारे में भारत को जानकारी चाहिए, तो भारत उससे ले सकता है। या फिर जैसे कोई ऐसा पर्सन है जो भारत में क्राइम करके, जैसे कि अभी के टाइम पे विजय माल्या, ये लोग भारत से निकल करके दूसरे देशों में चले गए, तो वहां पर अगर भारत के साथ पारस्परिक कानूनी संबंध रहते हैं तो भारत वहां पर जा करके नीरव मोदी टाइप के लोगों की वहां पर सूचनाओं को इकट्ठा कर सकता है, उन्हें जेल में डाल सकता है या फिर इंडिया वापस लेकर के आ सकता है। ये सारे इंपोर्टेंस होते हैं। तो देखिए इसके महत्व क्या होंगे कि अपराध जांच और अभियोजन में सहायता मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद से इसका संबंध होता है, और बेहतर इनपुट प्राप्त करना ही इसका मकसद होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक देश और दूसरे देश के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करने में। पोलैंड की ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख लीजिए, ये यूरोप में एग्जिस्ट करता है। और इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो आप देखिए इस मैप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है पोलैंड। इसके अलावा ये बाल्टिक सी यहाँ पे इसकी कोस्टलैंड एरिया शेयर होती है, साथ में जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस और लिथुआनिया इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा है। ठीक है, तो देखिए WTO ने भारत को इस तरह की चेतावनी दी है और उसने यहाँ से सब्सिडी वापस लेने की बात कही है। यहाँ पे होता क्या है कि उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक, विपणन और परिवहन योजनाओं के तहत किसानों को दी जाने वाली अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए WTO ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है ये भी हम जानेंगे, लेकिन इसका प्रमुख कारण है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने वर्ष 2019 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में
चीनी क्षेत्र में अपने नीतिगत उपायों को लेकर भारत के खिलाफ शिकायत की थी और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भारत के ऊपर इस तरीके के सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात कही जा रही है तो कुछ हम इसके विषय में भी जान लेते हैं। देखिए वर्ल्ड ट्रेड, अच्छा एक चीज और आपको बता दूं कि ये जो WTO की तरफ से जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वो किस तरह के देशों को, देखिए जो भी विकासशील देश हैं जहां की GDP इतनी है कि 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय से कम होती है, तो वैसे ही देशों में अगर किसानों की आय, जैसे भारत में अभी क्या है कि इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ी से डेवलप होने की वजह से यहाँ की प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1,000 रुपए प्रति व्यक्ति से बढ़ चुकी है और यही इसका मेन वजह है जिससे कि WTO यहाँ पर अपना सब्सिडी देने से मना कर रहा है। लेकिन भारत का ये कहना है कि यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो किसी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने से नहीं हुई है, मतलब सामानों के प्रोडक्शन को बेचने या फिर लेकर आने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि भारत में जो सेवा क्षेत्र है, ठीक है, जिसे हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, क्योंकि भारत का सेवा क्षेत्र हमेशा से ही अग्रणी रहा है और ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है भारत के GDP में। तो सेवा क्षेत्र में इजाफा होने की वजह से ही यहाँ की जो GDP ग्रोथ करी, बट इसका इम्पैक्ट किसानों के साथ में नहीं है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए कि किसानों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रखनी चाहिए क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन है वो सेवा क्षेत्र से नहीं संबंधित है। ठीक है, चलिए WTO के बारे में बात करते हैं। तो जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या होता है कि रेगुलेटिक्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। तो राष्ट्रों के बीच में व्यापार को किस तरीके से एक फैसिलिटेट किया जाए, है ना, उनको किस तरीके से सुगमता प्रदान की जाए, इसके लिए ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंडिंग 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 164 इसके मेंबर स्टेट्स हैं और आपको पता होना चाहिए कि टैरिफ एंड अदर वेरियस ट्रेड को कम करने की ये कोशिश करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश है। चलिए आज के आखिरी प्रश्न जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां प्रश्न, इसको करते हैं। काफी ज्यादा एक तरीके से देखा सरप्राइजिंग है, हालांकि इतनी महंगी चाय आप पीने का चांस मिले तो जरूर पीजिएगा, है ना, अच्छी बात है। कौन पीता होगा ये मुझे सर्च करके जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं हाल ही में खबरों में रही मनोहर गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए असम में उगाई जाने वाली मनोहर गोल्ड टी, हालांकि असम चाय के लिए जानी जाती है, चाय के बागान यहाँ पे होते हैं, लेकिन मनोहर गोल्ड टी का अपना ही रुतबा है ना। ये है मनोहर गोल्ड टी, आप देख सकते हैं इस तरीके से पैकेजिंग है, ये बना हुआ है। अब इसकी चर्चा में क्यों है ये आप जानिए। देखिए मनोहर गोल्ड टी जो है ना, असम के दुर्लभ किस्म की एक तरह की चाय है जो कि इतिहास रच दिया है। ऐसा इतिहास इसने क्यों रचा है वो भी आप जानिए कि यहाँ बताया गया है कि गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में 1,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये चाय बिकी है ना। असम में इस चाय की जो कीमत है वो 99,999 यानी कि लगभग 1,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकी और इस तरीके से इसने दुनिया भर में पूरा रिकॉर्ड, अपना खुद का रिकॉर्ड इसने बल्कि तोड़ दिया है। आपको पता होना चाहिए कि इस चाय को, इतने महंगी चाय को खरीदा कौन, ये भी आपको जानना जरूरी होगा। तो देखिए मनोहर गोल्ड टी को जो है ना सौरभ टी ट्रेडर्स ने खरीदा है ना। इन्होंने यहाँ पर गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर में इसकी नीलामी हुई थी और तब इन्होंने खरीदा था इनसे। इनका मैंने वो देखा, एडिटोरियल देखा जिसमें इन्होंने बताया कि पहले के टाइम पर ये डायरेक्ट खरीदते थे जो बागान मालिक होते थे उनसे, लेकिन इस बार इसकी नीलामी की गई और जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा महंगी बिकी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि साल 2018 में यही ब्रांड 39,000 रुपए किलो बिकी थी। इसके बाद 2019 में 50,000 रुपए किलो और 2020 में इसकी कीमत जो थी वो 75,000 रुपए किलो थी और अब 2021 में इसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और इस तरीके से 1,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकी। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि इस तरह की जो चाय होती है उसका प्रोडक्शन बहुत कम है, डिमांड ज्यादा है। और इसकी खासियत क्या है ये भी आप जान लीजिए। देखिए इसकी जो खासियत है बताया जाता है कि ये जो चाय है वो पत्तियों से नहीं बल्कि छोटी कलियों से तैयार होती है ना। और इसकी खुशबू काफी अच्छी होती है, इसका स्वाद भी बेहद खास होता है और रंग भी काफी अच्छा होता है, साथ में ये सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए इस चाय की कीमत इतनी ज्यादा है। इस बार इसकी उत्पादन सिर्फ 2 किलोग्राम ही हुई है
और इस तरीके से जो बागान मालिक है वो 10 किलो का टारगेट रखा था उन्होंने कि 10 किलो वो इसका प्रोडक्शन करेंगे, तो हो सकता था कि इस तरीके से वो 1 करोड़ रुपए 1 लाख रुपए 10 किलो में, ये तो 10 लाख रुपए वो कमा सकते थे, बट फिलहाल उन्हें 2 लाख रुपए से ही अपना संतुष्टि करना पड़ेगा। तो इस तरह की चाय अगर आपको मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतना पैसा जरूर रखिए कि इस तरह की भी चाय खरीदनी पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए असम के बारे में देखते हैं। असम एक उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य है, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत राज्य जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सभी राज्यों से, उत्तर पूर्वी जितने राज्य हैं उन सबके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। आसाम की राजधानी दिसपुर है। आप यहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग बताता हूँ। देखिए 26 जनवरी 1950 में असम का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। दिसपुर इसकी राजधानी है। कुल जिलों की संख्या 33 है। यहाँ पे जो राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 136 है, लोकसभा 26 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14, राज्यसभा सीटों की संख्या 7। यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल है। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल हैं। मैमल वन हॉर्न राइनोसोरस होता है। बर्ड की बात करें तो व्हाइट विंग्ड वुड डक है। नेशनल पार्क काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा और दिहिंग यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो यहीं से बहती है। यहाँ पर एक ब्रह्मपुत्र रिवर में रिवर आइलैंड पाया जाता है, ठीक है, नदी द्वीप, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने अभी तक वीडियो को देखा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलती रहे। सुबह 6 बज के उठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको जीवन में जरूर सफलता प्रदान करेगी। चलिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।